हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और मुझे पता है हिंदी की प्रिपरेशन चल रही होगी, पर एक अलंकार का एक ऐसा टॉपिक था जो मेरे पास काफ़ी वीडियोस में पूछा गया कि सर प्लीज़ अलंकार बता दें। तो चलिए मैं ट्राई करता हूँ अलंकार मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो अलंकार का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है सौंदर्य। लाइक आप किसी से सौंदर्य अगर किसी का बढ़ा सकते हैं तो उसको बोलते हैं अलंकार। तो गद्य और पद्य में कुछ ऐसे शब्दों को प्रयोग किया जाए जिसकी वजह से उस गद्य और पद्य की सौंदर्यता बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं अलंकार। अलंकार जो होते हैं वो स्पेशली तीन टाइप्स के होते हैं, पर मेजरली हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो अलंकार होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शब्दालंकार, जिनमें जो अलंकार है वो शब्दों के साथ या फिर जो काव्य है काव्य में लग के उसका जो सौंदर्य है वो बढ़ा देते हैं, तो उसको बोलते हैं शब्दालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है, इसके लगने से उसके अर्थ में जो है वो सौंदर्य उत्पन्न हो जाए। जब किसी काव्यांश में या जब किसी काव्य में अलंकार को यूज किया जाए और यूज करने के बाद उसके अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न हो जाए तो उसको अर्थालंकार कहा जाता है। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शब्दालंकार जब हमने डिस्कस कर ही लिया है तो शब्दालंकार जो है उन शब्द अलंकार के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शब्द अलंकार में सबसे पहले हमारे पास आता है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द की या एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। शब्द तो नहीं बोलूंगा, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। इस वर्ण की आवृत्ति से इसके अंदर सौंदर्य उत्पन्न होता है, जिसलिए इसको बोला जाता है अनुप्रास अलंकार। जिसके एग्जाम्पल में मैं एक एग्जाम्पल आपको दे दूं और आपको उसको अच्छे समझने में आसानी हो जाएगी। जिसमें चारू चंद्र की चंचल किरणें, याद है आपको, चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च शब्द की आवृत्ति। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चंदन चमन चटने, ये आपको याद होगा। यस, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें च शब्द की आवृत्ति हो रही है, च शब्द के वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जो च वर्ण की आवृत्ति जो है ना वो उसको अनुप्रास अलंकार बनाती है। अनुप्रास जो है वैसे आपको इसका डिटेल नहीं आएगा, पर मैं बता दूं अनुप्रास अलंकार जो उसके चार और भाग होते हैं। उसमें छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास होता है। ये चार इसके टाइप्स हैं, इसको देखने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो टाइप है इसका, जो हमारे शब्दालंकार चल उसमें दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब क्या होता है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे कोई एक शब्द है, वो एक शब्द एक से ज्यादा बार आए, मतलब दो या दो से ज्यादा बार आए और आने के साथ साथ वो अपना अर्थ भी भिन्न भिन्न रखे। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा मतलब काली हवाएं या वायु से उसका रिलेशन लिया गया है। घमंड घटा मतलब कम होना है। तो इसमें घटा शब्द दो बार आया है, दोनों में मतलब जो है वो अलग अलग है, अर्थ जो अलग अलग निकाला गया। इसको बोलते हैं यमक अलंकार, इसको बोलते हैं यमक अलंकार। यमक के बाद आता है तीसरा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो होता है उसमें क्या होता है, एक शब्द जो है ना एक बार आए पर उसके मीनिंग बहुत सारे निकल जाए। एक शब्द जो है वो एक ही बार आए और उसके आने के बाद उसके जो अर्थ है वो काफी निकल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, या फिर यूं समझ लीजिए इसको, जब कोई एक शब्द एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त होता है तो उसे श्लेष अलंकार बोलते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें रहीमन पानी राखिए, इसमें पानी का मतलब एक जो अपन वाटर पीते हैं पानी उसके बारे में है, और एक पानी का मतलब होता है इज्जत। आपको अपनी इज्जत रखनी जरूरी है और एक तरफ पानी रखना जरूरी है। बिन पानी सब सून, पानी के बिना कुछ नहीं है और आपकी इज्जत के बिना भी कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है, पानी वर्ड जो है उसके दो मीनिंग निकले हैं। एक बार पानी से है वो जो जल है, और दूसरा पानी जो है उसका मतलब है इज्जत। तो इसको बोलते हैं श्लेष अलंकार। चलिए श्लेष अलंकार के बाद अपन नेक्स्ट अलंकार पढ़ते हैं, जो हमारा अर्थ जो पार्ट है वो है उपमा अलंकार। चलिए उपमा अलंकार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उपमा अलंकार में क्या होता है, किसी दो वस्तुओं में या किसी दो चीजों में एक दूसरे के साथ उपमा दी जाती है, या यूं समझो कि एक दूसरे को वी कैन से समझ सकते हैं समानता दिखाई जाती है। इसमें कुछ ऐसा है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग रूप गुण क्रिया और स्वभाव आदि के कारण समता प्रदर्शित होती है या की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उसमें उपमेय और उपमान जो होता है उसका मेजर डिस्टिंक्शन किया गया है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, और समतावाचक शब्द जिन शब्दों से समता दर्शाई जाए, जैसे सा, सी, से, सरिस, सम, समान। इसको पहचानने के लिए, उपमा अलंकार को पहचानने के लिए आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर सा, सी, से, सरिस, सम और समान ऐसे वर्ड्स को यूज किया जाता है।
और इससे वर्ड अगर आपको लगता है कि अंदर आ रहे हैं उसका मतलब वहां पर उपमा अलंकार रहेगा। और साधारण गुणधर्म क्या है इसका, जिस समान गुण के कारण तुलनाएं की जाए, जैसे सुंदरता या जो भी आप गुण की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है जिसमें भी सा से सी सरे सम समान ऐसे शब्द कोई प्रयोग होता है उसमें उपमा अलंकार कहा जाता है। उपमा अलंकार के बाद हम दूसरा पढ़ते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए, या फिर मैं यूं बोलूं कि उपमेय उपमान को एक ही मान लिया जाए, तब इसमें क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार में जो एग्जाम्पल है वो आप देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनगट में डूबो रही, तारा गट उषा नागरी। इसमें क्या है, कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं जिनसे आपको लगेगा कि इसमें कोई तुलना नहीं की गई, उसको वो मान लिया गया है। जैसे अंबर पनगट, अंबर को पनगट मान लिया गया है, तारा गट उषा नागरी, है ना। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको क्या कर दिया गया, वो मान लिया गया है, जिसमें स्पेशली अंबर पनगट, तो अंबर को पनगट मान लिया गया है, तो वहां पर किसी की समानता नहीं दिखाई गई, इसको ऐसा मान लिया गया है कि वो पनगट है। तो इस तरह के जब सेंटेंस आएंगे तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक के बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है, तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जो वर्ड जो है ना उससे पहचाना जा सकता है, इसमें जो शब्द आते हैं वो आते हैं जनु, जानो, मनु, मानो, या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे आपको ऐसा लगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, जुके कुलसो जल परसन, हित मनहू छुआए। इसमें आपको लास्ट में सुनने को मिला होगा मनहू। तो ऐसे जब शब्द आते हैं जहां पर आता है जनु, जानो, मनु, मानो, मनहू, तो इस तरह के शब्दों के आने की वजह से इसके अंदर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो अलंकार है वो है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि जो चीजें हैं, जो जिनकी बात हम कर रहे हैं, उनको मानव मान लिया गया है। ऐसे अलंकार जिसमें कोई भी निर्जीव वस्तुओं को मानव की तरह या मानव मान लिया गया है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार जो होता है उसकी बात की गई है। और मानवीकरण अलंकार में जो आपने अभी देखा था चरण कमल, या फिर ऐसा कोई, सॉरी चरण कमल तो नहीं बोल सकते आप, इसमें ले लीजिए चांदनी रात, तो परी जैसा मान के अप्सराएं जमीन पे उतर आई हैं, तो चांदनी रात को अप्सरा मान लिया जाता है। तो इस तरह से क्या है, मानव के साथ उसको रिजेंबल किया जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें क्या आता है, मानवीकरण अलंकार होता है। और एक आता है अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें बढ़ चढ़ के बात की जाती है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, इस तरह का अलंकार यूज किया जाता है जिसमें क्या होता है कि अतिशयोक्ति मतलब जो नहीं हो सकता ऐसी बात की जाती है, इंपॉसिबल बातें कही जाती है, तो इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर बाग। अभी हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी कि पूरी लंका जल गई। मतलब ये बहुत अतिशयोक्ति है कि अभी तक आग जली ही नहीं, उससे पहले लंका जल गई। इसका मतलब अतिशयोक्ति यूज किया गया। तो इस तरह के जो अलंकार उसको अतिशयोक्ति बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा अलंकार का सेक्शन। तो आप मुझे लिख के जरूर बताएं कि आपको ये सेक्शन कैसा लगा। और इस सेशन के बाद मैं आपके लिए 2 समरीज डालने वाला हूं, वो समरीज आप जरूर देखें। और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लस कुछ ऐसी बातें जो आपको हिंदी के पेपर में ध्यान रखनी चाहिए, वो जरूर रखें। और थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। बाय।